आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 223। जोया हैरान और भ्रमित थी। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे। इसलिए युवा मास्टर सेन प्रेम में अंधे नहीं थे, न ही वे मिस वर्मा की कमियों को देख पाने में असमर्थ थे। ये पता चला है युवा मास्टर सेन को मजबूर किया गया था। जोया जितना अधिक इसके बारे में सोचती गई, उसे शांत करना उतना ही कठिन होता गया और वह फिर से अनन्या चटर्जी की ओर देखने लगी। उसने देखा कि अनन्या चटर्जी के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, मानो उसने जोया के आखिरी 2 वाक्य सुने ही न हो। वह पूरी तरह से अपने विश्लेषण में डूबी हुई थी और उसकी आंखों की गहराई में जमी धुंध की परत पूरी तरह से छंट गई थी। तो क्या अर्जुन के मिस वर्मा से संपर्क करने के और भी कोई कारण थे? तो क्या वह मिस वर्मा को पसंद नहीं करता? उसे बस कुछ परिस्थितियों के कारण उनके करीब जाना पड़ा और उन्हें पसंद करने का नाटक करना पड़ा। अनन्या चटर्जी की आंखें इधर उधर घूमती देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश हैं। जोया ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, मास्टर, बात यह नहीं है। मुद्दा यह है कि यंग मास्टर सेन को रिया वर्मा की चापलूसी क्यों करनी पड़ी। यही बात है। अनन्या चटर्जी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, फिर भी एक निर्विवाद जिद्दी विश्वास प्रकट कर रही थी। मुद्दा यह है कि अर्जुन को मिस वर्मा पसंद नहीं है, कभी नहीं थी। वह हमेशा से मेरा रहा है। जोया। अपने गुरु के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर जोया ने चुपचाप वे शब्द निगल लिए जो वह कहने वाली थी। वह हार मान गई। वह प्रेम में इतने डूबे हुए व्यक्ति के साथ तर्क और कारण की बातें क्यों कर रही थी? क्या कारण महत्वपूर्ण थे? अनन्या चटर्जी के लिए केवल परिणाम ही मायने रखता था। एक संक्षिप्त पुनर्मिलन और बातचीत के बाद अर्जुन सेन ने सभी को जियांगलिंग शहर में ले गए। 800 सैनिकों को यह विश्वास करने का साहस तभी हुआ जब वे जियांगलिंग शहर में खड़े हुए। वे सचमुच यंग मास्टर सेन के जाल में फंस गए थे। आर्यन चुपचाप खड़ा सैनिकों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखता रहा और काफी देर तक विचारों में खोया रहा। उसने अपनी ईर्ष्या को दबा लिया और विक्रम सेन और अर्जुन सेन की ओर लालसा भरी निगाहों से देखा। उसे उम्मीद थी कि विक्रम सेन आएगा और उससे कुछ बातें कहेगा, उसे डांटेगा या उसे कुछ बार मार भी देगा। दुर्भाग्य से कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब से विक्रम सेन ने उसे और उसके 10,000 से अधिक सैनिकों को बचाया था, तब से उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था, एक नज़र भी नहीं डाली थी। आर्यन के दिल में कड़वाहट की एक टीस थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी वर्तमान भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। ये घबराहट, लाचारी और वर्तमान स्थिति का सामना कैसे किया जाए, यह न जान पाने का मिश्रण था। आर्यन, जनरल सेन और यंग मास्टर चले गए हैं। क्या हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? जनरल सेन ने हमें शाही दरबार से छुड़ाने के बाद से हमसे बात नहीं की है। क्या वह अब हमें नहीं चाहता? क्या वह सोचता है कि हम पर्याप्त वफादार नहीं थे? सेन परिवार को बीच में ही छोड़ दिया और अपना रास्ता खोजने के लिए जियांगलिंग शहर छोड़ दिया, इसलिए अब वह हमसे द्वेष रखता है और हमें नहीं चाहता, अब और नहीं चाहता। अब क्या करें? आर्यन, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं जियांगलिंग शहर नहीं छोड़ना चाहता और मैं निश्चित रूप से अपने गृहनगर वापस नहीं जाना चाहता। क्या मैं अब भी यहाँ रह सकता हूँ? मुझे डर है कि जनरल सेन अब हमारी परवाह नहीं करेंगे। 10,000 से अधिक सैनिक अकड़कर खड़े थे, उनके चेहरे पर भय और घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ सैनिक उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैर उठाया, उन्होंने चुपचाप उसे वापस खींच लिया। शायद उन्हें शर्म महसूस हुई। विक्रम सेन को सक्रिय रूप से ढूंढने, उनके प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने, सेन परिवार से उन्हें पुनः स्वीकार करने की विनती करने में शर्म आती है। वे निराशा में जमीन पर गिर पड़े। प्रत्येक सैनिक के शरीर पर अलग अलग स्तर के दुर्व्यवहार के निशान थे। उनके होंठ सूखे और फटे हुए थे। वे इतने भूखे थे कि उनकी आवाज़ भी भारी हो गई थी, फिर भी उनकी आंखें विक्रमसेन द्वारा छोड़ी गई दिशा में गौर से देख रही थीं। उनकी आंखें लालसा और प्रत्याशा से भरी थीं। किस बात की आशा? क्या वे विक्रमसेन की स्वीकृति पुनः प्राप्त करने की आशा कर रहे थे? लेकिन क्या विक्रमसेन उन्हें फिर से स्वीकार करेंगे?
शिविर के अंदर अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी को खींचकर बैठाया, आगे बढ़ा और जमीन पर रखी अंगीठी को अनन्या चटर्जी के थोड़ा करीब ले आया। फिर सहजता से पूछा, पिताजी, शहर के द्वार पर उन सैनिकों के साथ क्या हो रहा है? वे सेन परिवार के सैनिकों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति बहुत आशावादी नहीं लगती। विक्रम सेन ने आह भरते हुए कहा, यह आर्यन और पूर्वी सैनिक हैं। पूर्वी सैनिक? अर्जुन सेन ने भौहें उठाईं। सेन परिवार में शामिल होने वाली सेना 4 डिवीजनों में विभाजित थी, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, और आर्यन ने एक बार पूर्वी डिवीजन की कमान संभाली थी, जिसमें लगभग 30,000 सैनिक थे। भारी बर्फबारी वाली रात में आर्यन ने अकेले ही 20,000 लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया और जियांगलिंग शहर को छोड़ दिया, ताकि अपने अधिकारियों और सैनिकों के लिए कोई और रास्ता खोज सके। दुर्भाग्यवश उनका भाग्य साथ नहीं दे पाया, कुछ मारे गए और कुछ पकड़े गए। विक्रम सेन की बात सुनने के बाद अर्जुन सेन कुछ क्षण के लिए चुप हो गए और फिर बोले, तो अब क्या योजना है? पिताजी, क्या आप आर्यन और उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं या उन्हें जाने देना चाहते हैं? विक्रम सेन ने रुककर कहा, मैं सच कहूं तो अर्जुन, अब मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे सुलझाया जाए। आर्यन और 10,000 से अधिक पूर्वी सेना के सैनिक सबसे कठिन समय में मेरे पास आए थे और मुझे वह दयालुता याद है। लेकिन अंत में वे बीच में ही शहर छोड़कर चले गए और यह मामला क्षम्य है। आखिरकार इससे कुछ हद तक भरोसा खत्म हो गया। आप और मैं जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन इस समय संहारक अस्त्र के लिए कितने उत्सुक हैं। हैंड ग्रेनेड और राइफल की शक्ति बहुत भयानक है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती और ये किसी भी तरह से गलत इरादे वाले लोगों के हाथों में नहीं पड़ सकते। फिलहाल ये केवल सिंघानिया क्षेत्र में ही है और यह पहले से ही व्यापक रूप से जाना जाता है। मुझे डर है कि कुछ समय बाद पूरे सेंट्रल प्लेन्स को किलर वेपन के बारे में पता चल जाएगा और तब तक सेंट्रल प्लेन्स में निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा और सेन परिवार सभी का निशाना बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे आर्यन पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस मामले को ऐसे नहीं टाला जा सकता जैसे कुछ हुआ ही न हो। विक्रम सेन जितने शांत दिखते थे उतने शांत नहीं थे, इसके विपरीत उनका हृदय अत्यंत द्वंद्वग्रस्त था। क्या उन्हें आर्यन और 10,000 से अधिक पूर्वी सेना के सैनिकों को पहले की तरह जियांगलिंग शहर में वापस जाने देना चाहिए, ये दिखावा करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं था, और उन्हें अन्य सेन परिवार के अधिकारियों और सैनिकों के समान ही व्यवहार देना चाहिए? ये कदापि संभव नहीं था। उसके हृदय में एक गांठ थी, लेकिन क्या उसे आर्यन और अन्य लोगों को भगा देना चाहिए? अब स्थिति अशांत थी, अकाल भयंकर था, उनके पास पैसे नहीं थे और वे इतने भूखे थे कि चल भी नहीं सकते थे। उन्हें बाहर निकालने और उन्हें मरते हुए देखने में क्या अंतर था? ये सोचकर विक्रम सेन का सिर दुखने लगा। अर्जुन, लगता है तुम भी कुछ लोगों को शहर में वापस ले आए हो। क्या वे पिंगयांग शहर के सैनिक हैं? अर्जुन सेन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये सैनिक यान सिटी से मेरे पीछे आए हैं। मैं मूल रूप से उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन इस समूह ने अनन्या को बचाया जब उसका अपहरण बीच रास्ते में हो गया था। चूंकि वे अनुसरण करने को तैयार हैं, तो उन्हें अनुसरण करने दीजिए। अब मैं उन्हें भगाने के लिए बहुत आलसी हो गया हूँ। विक्रम सेन ने तुरंत अनन्या चटर्जी की ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद राहत की सांस ली कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और फिर आह भरी, क्या किया जाना चाहिए? उन्हें जाने देना सही नहीं है और उन्हें न जाने देना भी सही नहीं है, लेकिन सेना में उनके लिए कोई और जगह नहीं है। अभी उन्हें यहीं रहने दो। अर्जुन सेन के अचानक कहे शब्दों से विक्रम सेन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। तंबू में बैठे सेन परिवार के जनरलों ने भी अर्जुन सेन की ओर देखा, लेकिन एक भी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या चटर्जी के छोटे से हाथ को सहलाते हुए अर्जुन सेन ने ड्रैगन अकादमी के अस्तित्व का खुलासा किया और राजधानी से जियांगलिंग सिटी तक की यात्रा के दौरान हुई अप्रत्याशित घटनाओं का वर्णन किया। यदि वह सतर्क न होता, ड्रैगन अकादमी ने सेन परिवार को सचमुच मूर्ख बनाया है। विक्रम सेन ने पूरी कहानी सुनकर गुस्से से कहा, ड्रैगन अकादमी की नज़र किलर वेपन पर भी है। उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को पकड़ लिया, मेरी होने वाली बहू का अपहरण कर लिया और यहाँ तक कि सेन परिवार और चेंगबुई पवेलियन के बीच दुश्मनी भी भड़काना चाहते हैं।
जो स्थान शिक्षा देता है वह अदालती विवादों में कैसे शामिल हो सकता है? ये तो बहुत ज़्यादा है। चेंगर, तुम्हें अपनी तीसरी बहन कियानयान को बाद में एक पत्र लिखना चाहिए। वह ड्रैगन अकादमी में पढ़ रही है। उससे पूछो कि क्या हो रहा है। अगर सुविधा हो तो उसे जल्दी से सिंघानिया देश लौटने के लिए कहो। विक्रम सेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि सेंट्रल प्लेन्स से किलर वेपन की खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। कितना समय हो गया था। ड्रैगन अकादमी पहले से ही गुप्त रूप से कलह बो रही थी। अध्यापन और शिक्षा के लिए समर्पित एक अकादमी भी किलर वेपन से इतनी ईर्ष्या करती थी। बाकी ताकतों का क्या? दूसरे देशों का क्या? लगता है उन्हें सिंघानिया कंट्री पर कब्जा करने की कोशिशें तेज करनी होंगी। इस तरह के खजाने को अपने पास रखने से निश्चित रूप से विभिन्न देशों, क्षेत्रों और ताकतों की लालच भरी निगाहें आकर्षित होंगी। पूरे सिंघानिया देश पर कब्जा करके ही वे आने वाले संकट का विरोध कर सकते थे। विक्रम सेन की आंखों में एक निर्णायक चमक उठी। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और पाया कि अर्जुन सेन भी उन्हें देख रहा था। दोनों का स्पष्ट रूप से एक ही विचार था और वे सम्राट हर्षवर्धन के सिंहासन त्याग को शीघ्रता से कराना चाहते थे। पिताजी, निशानेबाज लगभग पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके हैं। सेना को कुछ दिन आराम करने दीजिए। सिंघानिया कंट्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को पद छोड़ देना चाहिए। अर्जुन सेन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए एक खतरनाक ठंडी रोशनी से भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, आर्यन और 10,000 से अधिक पूर्वी सेना के सैनिकों के लिए, पिताजी, आपको खुद को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी खुद को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके भविष्य को तुरंत तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें अभी के लिए अनिश्चितता में रखें, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करें, मानो ये लोग हैं ही नहीं। जियांगलिंग शहर के द्वार भी खुले हैं। वे रुकने या जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, कुछ समय बाद हम व्यवस्था करने से पहले उनका प्रदर्शन देखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आर्यन और उनके साथ किया गया व्यवहार और भविष्य की राह सेन परिवार के उन वफादार सैनिकों के पहले बैच से तुलना नहीं की जा सकती, जिन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। अनदेखा करो, उपेक्षा करो, मत पूछो। आर्यन और उन लोगों को कुछ समय के लिए सस्पेंस में रखें। अगर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुद ही चले जाते हैं तो कोई बात नहीं। सेन परिवार में अब लोगों की कमी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ये सभी लोग डटे रहें तो इसका मतलब है कि उनका हृदय स्वभाव अभी भी लचीला है। अर्जुन सेन के पास उनके लिए जगह तो होगी, लेकिन मुख्य पद और अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यवहार असंभव होगा। कुछ और समय के बाद अर्जुन सेन ने अपने अधीन सभी सैनिकों की वफादारी के स्तर का आकलन करने की योजना बनाई। सैनिक जितना अधिक वफादार होगा, उसका पद उतना ही ऊंचा होगा, उसे उतना ही अधिक महत्व दिया जाएगा तथा उसके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार किया जाएगा। अभी 1 घंटे में ही खाना तैयार हो जाएगा, है ना? अर्जुन सेन कुछ सोचते हुए इस क्षेत्र के प्रभारी जनरल की ओर देखने लगे। आज सैनिक क्या खा रहे हैं? युवा मास्टर, नाश्ते में चावल का दलिया, सूखे बिस्कुट और एक अंडा था। हमें दोपहर का खाना खाने का समय नहीं मिला। दरबारी सेना ने शहर पर हमला कर दिया और हम अब तक बिना रुके व्यस्त हैं। रात के खाने में 1 कटोरी मोटे चावल, मूली में पका हुआ सुअर की हड्डी का सूप और चावल के ऊपर मांस के शोरबे की एक परत होनी चाहिए। ये बहुत खुशबूदार होता है। जब से तुम वापस आए हो, सभी सैनिकों का वजन बढ़ गया है और अच्छे भोजन से सभी के गाल गुलाबी दिख रहे हैं। अर्जुन सेन के पीछे खड़े धनुर्धर ने जनरल की बातें सुनी और उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। इस तरह का उपचार वास्तव में बहुत अच्छा था। सुबह अंडे, शाम को मांस का सूप। ये वही था जिसका सभी सैनिक सपना देखते थे। लेकिन तीरंदाजा उस सफ़र के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। वे यंग मास्टर के साथ राजधानी तक गए थे और रास्ते भर ब्रेज्ड पोर्क, 100 मीटर तक महकने वाली इंस्टेंट बीफ नूडल्स और खुद गर्म होने वाले बर्तन थे। यंग मास्टर को कभी इस बात का डर नहीं था कि वे बहुत ज़्यादा खा लेंगे, बस इस बात का डर था कि वे पर्याप्त नहीं खा पाएंगे। ये सोचकर धनुर्धर ने स्वयं को और भी अधिक भाग्यशाली महसूस किया। भाग्यशाली कि उसने अर्जुन सेन के साथ शहर छोड़ने के लिए एक स्थान छीन लिया था। चूंकि ऐसी बात है तो चलिए आज रात के खाने का मेनू बदल देते हैं।
अर्जुन सेन धीरे से उठे और सेनापति को बताया, आज रात सेन परिवार की सेना ने विजय प्राप्त की है। प्रत्येक व्यक्ति को 1 पाउंड शराब, 1 पाउंड पॉलिश किया हुआ चावल, 1 पाउंड मांस और आधा भुना हुआ चिकन मिलेगा। जनरल वहीं दंग रह गया। पॉलिश चावल। युवा मालिक, पॉलिश किया हुआ चावल कितना कीमती है। पूरे सिंघानिया प्रदेश में सिर्फ अमीर व्यापारी और कुलीन परिवार ही इसे खरीद सकते हैं। और भुना हुआ चिकन, इस कड़ाके की सर्दी में मैं हजारों भुने हुए मुर्गे कहाँ से लाऊं? हमारे शहर में 90,000 से ज्यादा सैनिक हैं। प्रति व्यक्ति आधा मुर्गा मतलब लगभग 50,000 मुर्गियां। युवा गुरु, इसके बजाय 1 पाउंड मोटा चावल और 1 पाउंड मांस कैसा रहेगा? ये तो सचमुच, चूंकि मैंने कहा है तो जरूर मिलेगा। शहर लौटते हुए अर्जुन सेन ने लूटी हुई चांदी से ढेर सारा मांस इकट्ठा कर लिया था। चाहे वह मुर्गी हो, बत्तख हो, मछली हो, मांस हो या दूसरी सब्जियां, उसके पास सब कुछ मौजूद था। अभी 15 मिनट पहले जब अर्जुन सेन स्टोर रूम के पास से गुजरे तो उन्होंने मांस का एक हिस्सा स्टोर रूम में रख दिया था। उनके सैनिक सेन परिवार के साथ उसके सबसे कठिन समय में भी साथ रहे थे। अब जबकि सेन परिवार ने सब कुछ बदल दिया है तो वे अच्छे से खाने पीने के हकदार हैं। सेन परिवार के साथ जिंदगी मौत की जंग लड़ने वाले सैनिक ऐसे ही सलूक के हकदार हैं। अर्जुन सेन ने ब्लैक रैट को इशारा करके कहा, सब कुछ कैंप के स्टोर रूम में रख दिया गया है, उसे ले जाकर ले आओ। भी जब सैनिक खाना खा लें तो उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाना। मुझे कुछ कहना है। ब्लैक रैट ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और पूरी तरह से भ्रमित जनरल को दूर ले गया। जनरल सचमुच समझ नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो शराब और चिकन स्टोर रूम में कब पहुंच गए। उसने किसी को खाना अंदर ले जाते नहीं देखा था। और वो पॉलिश किए हुए चावल का क्या? इस भंडारगृह में पॉलिश किया हुआ चावल कहाँ से आया? परिणाम, जब जनरल स्टोर रूम में पहुंचे तो ये देखकर भयभीत हो गए कि वे वास्तव में वहां थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये खाद्य पदार्थ स्टोर रूम में हवा से प्रकट हो गए हों, जिससे वह इतना हैरान हो गया कि उसका जबड़ा खुला रह गया। जल्द ही अर्जुन सेन द्वारा अतिरिक्त भोजन के आदेश की खबर पूरे सैन्य शिविर में फैल गई। सभी 90,000 से ज्यादा सैनिक शोर मचा रहे थे। हर कोई उत्साह से चिल्ला रहा था, तुमने क्या कहा? युवा मास्टर ने कहा कि हर सैनिक को 1 पाउंड शराब मिलेगी और 1 पाउंड मांस और 1 पाउंड चावल। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी पता चला। मैंने सुना है कि यह चावल नहीं बल्कि पॉलिश किया हुआ चावल है। चमकाए हुए चावल। तुम्हारा मतलब उस सफ़ेद, बढ़िया, खुशबूदार चावल से है। क्या ये सिर्फ अमीर और ताकतवर परिवारों के लिए ही नहीं है? हम 90,000 लोग पॉलिश किए हुए चावल कैसे खा सकते हैं? ये नामुमकिन है, नामुमकिन। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? यंग मास्टर ने कहा था कि उसके सैनिकों को ऐसे ही व्यवहार का हक है। मैंने जिंदगी में कभी पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाए। हा, अब मैं बिना पछतावे के मर सकता हूँ। तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन मर जाओगे। फिर अगर तुम्हें पता चले कि आधा भुना हुआ चिकन भी है, तो क्या तुम परलोक में मुस्कुरा नहीं रहे होते? सेन परिवार के सैनिकों की उत्तेजित और जोरदार चीखें शीघ्र ही कमांडर विशाल और जनरल विजय के कानों तक पहुंच गईं, तथा हजारों बंदी शाही सैनिकों ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने क्या सुना? क्या हर सेन परिवार का सैनिक रात के खाने में पॉलिश किया हुआ चावल खाता है? और वहां शराब और मांस भी है और आधा भुना हुआ चिकन भी। क्या अर्जुन सेन पागल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सैन्य शिविर में इतने सारे लोग हैं, लगभग 1 लाख सैनिक, वे इतना शानदार भोजन कैसे कर सकते हैं? जब अर्जुन सेन शहर लौटे तो वे कोई रसद नहीं लाए। वे सेना के लिए इतनी फिजूल खर्ची कैसे कर सकते थे? और यह पॉलिश किया हुआ चावल है। पॉलिश किया हुआ चावल दुर्लभ और महंगा है। इतने सारे सैनिकों के लिए यह पर्याप्त कैसे हो सकता है? नकली, यह नकली है। लंबा कमांडर विशाल पिंजरे में सिकुड़ा हुआ था। उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे। उसके गालों पर सूखे खून के धब्बे थे, जिससे उसकी आंखें और भी गोल और अधिक हैरान लग रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या वह सेन परिवार के वित्तीय और भौतिक संसाधनों को नकार रहे थे, या फिर वह इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने गलत पक्ष नहीं चुना है।
कमांडर विशाल ने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि जियांगलिंग शहर में सेन परिवार के सैनिक इतनी अच्छी तरह से रह सकते हैं। कमांडर विशाल ही नहीं, बल्कि पास ही कैद जनरल विजय भी आंखें फाड़े देख रहे थे। वह सेन परिवार को बंदियों के लिए रात्रिभोज की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? 1 घंटे बाद, दरअसल, मांस की गहरी सुगंध और शराब की मनमोहक खुशबू मेस हॉल के तंबू से आ रही थी। तुरंत बाद, कमांडर विशाल की स्तब्ध निगाहों और शाही सैनिकों की ईर्ष्यापूर्ण, चकित निगाहों के सामने तंबू का पर्दा उठा दिया गया और पके हुए सुअर के पेट के बर्तन बाहर ले जाए गए। भुने हुए मुर्गे की टोकरियां बाहर लाई गईं। गर्म शराब के जार बाहर खींचे गए। ये वास्तविक है। ये वास्तव में वास्तविक है। क्या सचमुच शराब, मांस और भुना हुआ चिकन है? युवा मास्टर सेन अचानक इतनी अच्छी चीजें कैसे बना सकते हैं? कमांडर, क्या ये सच है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शाही सैनिक, जिनके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, लाल आंखों से देख रहे थे। लाल टपकाती आंखों के जोड़े उनके सामने से गुजरते हुए सुअर के पेट को गौर से देख रहे थे। यहाँ तक कि कमांडर विशाल भी अपने होंठ चाटने से खुद को नहीं रोक सके। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। ये वास्तव में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कौन जाने उसमें क्या क्या मसाले डाले गए थे। सुगंध तीखी थी और मांस सुनहरे भूरे तेल से चमक रहा था। शाही सैनिकों के लिए, जिनके पास लंबे समय से तेल और चर्बी की कमी थी, ये सबसे बड़ा प्रलोभन था। शाही दरबार के सैनिक होने के नाते दिन में 2 बार का खाना मुश्किल से ही भरपेट मोटा अनाज होता था और उन्हें महीने में 1 बार ही मांस के 2 टुकड़े देखने को मिलते थे। यहाँ तक कि उस दिन को भी याद करने लायक एक अच्छा दिन माना गया। सपना देख रहे हो आप? शाही सैनिकों के लिए तो यह एक सपने जैसा ही है न? सेन परिवार का एक निशानेबाज भुने हुए मुर्गों की टोकरी लिए हुए रुका और नीचे कुछ बंदियों की ओर देखने लगा। तब उसने गर्व से कहा, ये तो बस 1 पाउंड मांस है। देखो, तुम सब कितने हैरान हो। केवल तुम भूखे भूत ही ऐसी अलौकिक अभिव्यक्ति दिखाओगे। उसके बगल में खड़े सेन परिवार के सिपाही ने ये सुनकर अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाए और बीच में बोला, क्या ये सही नहीं है? हमारे युवा स्वामी जब शहर लौटे थे तो पहले ही दिन उन्होंने आदेश दिया था कि रोजाना का खाना पेट भरकर खाना चाहिए और हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं। मैं तो पहले ही पेट भर चुका हूँ। वे शेफ वाकई कमाल के हैं। वे स्टर फ्राई में इतना तेल डालते हैं कि आधे महीने में ही मेरा वजन लगभग 10 पाउंड बढ़ गया है। अरे हाँ, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं और नाश्ते में हमें 1 अंडा भी मिलता है। यह अच्छी बात है कि यंग मास्टर वापस आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें शायद हर खाने में ब्रेस्ड पोर्क मिलेगा। चलो, यंग मास्टर बाहर गए हैं। हम ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें ज़रूर हमें कुछ बताना होगा। जाओ जाओ जाओ, चलो भुना हुआ चिकन खाते हैं। हा हा हा। सेन परिवार के सैनिकों द्वारा कहे गए शब्द लाल गर्म कांटे की तरह थे, जो शाही दरबार के लोगों के दिलों में गहराई तक चुभ गए। कमांडर विशाल हक्का बक्का रह गया। जनरल विजय अचंभित रह गए। सभी अस्तव्यस्त शाही सैनिक अचंभित रह गए। संसाधनों की कमी के इस युग में, जहां हर साल हजारों आम लोग भूख से मर जाते हैं, हर किसी को नाश्ते में अंडा मिलने की अवधारणा क्या थी? भारी तेल में खाना पकाने की अवधारणा क्या थी? और हर भोजन में मांस खाने की अवधारणा क्या थी? शाही दरबार में सेवा करने वाले इन सैनिकों ने संभवतः अपने पूरे जीवन में कुछ पाउंड से अधिक मांस नहीं खाया होगा। लेकिन अब क्या होगा? अब भुने हुए मुर्गे और चर्बीदार मांस की टोकरियां उनकी आंखों के सामने ले जाई जा रही थीं, और वे केवल देख सकते थे, बस देख सकते थे, और अचानक उनके दिलों में पछतावे और ईर्ष्या की लहर उमड़ पड़ी। इस समूह में से किसी ने अचानक खाली स्वर में कहा, जब कमांडर विशाल और जनरल सेन के बीच झगड़ा हुआ था, अगर मैंने जनरल सेन को चुना होता तो क्या मैं भी भुना हुआ चिकन खा सकता था? इसलिए तो सेन परिवार के सैनिक इस तरह का जीवन जीते हैं। उन सभी के कपड़े गद्देदार हैं और वे कपड़े बहुत मोटे दिखते हैं। मैंने सेन परिवार को ये कहते सुना कि वे शुद्ध कपास से बने हैं और वे जो लंबे जूते पहनते हैं वे चमड़े के हैं, जलरोधक और बर्फरोधी हैं, जबकि हम, क्या मैंने गलत जनरल का अनुसरण किया? हम सब सैनिक हैं, फिर इतना फर्क क्यों है?
क्या मैंने सचमुच गलत जनरल का अनुसरण किया? उनके पास कोई महान आदर्श या विश्वास नहीं था। वे बस लंबे समय तक जीना चाहते थे और बेहतर खाना चाहते थे। इस लक्ष्य के साथ उन्होंने शक्तिशाली शाही दरबार को चुना। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? जिन चीज़ों के लिए वे जिंदगी भर तरसते रहे, वे सेन परिवार के सैनिकों की पहुंच में थीं। जिस मांस को वे अपनी पूरी जिंदगी में कुछ औंस भी नहीं खा पाते थे, उसे सेन परिवार के सैनिक हर बार पेट भर खा सकते थे। क्यों? पकड़े गए शाही कैदी सभी चुप हो गए। प्रत्येक ने धुंधली आंखों से अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें विक्रमसेन को न चुनने का अफसोस है, या फिर वे सेन परिवार के सैनिकों के वर्तमान व्यवहार से ईर्ष्या कर रहे थे। सैन्य शिविर में घटित होने वाले प्रत्येक दृश्य का अर्जुन सेन ने अवलोकन किया। अर्जुन सेन ने अचानक हताश शाही सैनिकों को देखा। उसने आर्यन और अन्य लोगों को भी दूर खड़े देखा, जो पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और उन्होंने प्रशिक्षण मैदान देखा, जहां 90,000 से अधिक सेन परिवार के सैनिक उत्साहित भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे। युवा मास्टर, सभी सैनिक प्रशिक्षण मैदान में इंतजार कर रहे हैं। आपने जो चांदी मांगी थी वह भी तैयार है। काला चूहा एक अजीब सी वस्तु पकड़े हुए पास आया। क्या तुम्हें चिल्लाने के लिए मेरी मदद की जरूरत नहीं है? क्या इस चीज से बात करने से काम चल सकता है? क्या पीछे बैठे सैनिक सचमुच साफ सुन सकते हैं? चिंता मत करो, वे कर सकते हैं। अर्जुन सेन ने लाउडस्पीकर ले लिया, जिसे उन्होंने अंकों के साथ बदल दिया था। तब सभी सैनिकों का सामना करते हुए वह प्रशिक्षण मैदान के मंच पर खड़ा हो गया। उन्होंने काले रंग का लबादा पहना था, लंबे जूते पहने थे और उनका लंबा पतला शरीर हजारों लोगों की आंखों में झलक रहा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, सेन परिवार के सैनिकों की धुंधली आंखों में चमक आ गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, पूरे मैदान में सांसें थम गईं। सभी ध्यान और श्रद्धा से उसे देखने लगे। उनकी आंखें विश्वास से भरी थीं। उन्होंने नीचे पालथी मारकर बैठे सेन परिवार की सेना की ओर देखा, हाथ में लाउडस्पीकर उठाया और हृदय से निकले शब्दों में कहा, उन सभी सैनिकों के लिए जो जीवन और मृत्यु में सेन परिवार के साथ रहे हैं। मैं, अर्जुन सेन, संकट के समय में खतरे में पड़े सेन परिवार को न छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करने आया हूँ। सम्राट हर्षवर्धन को डर था कि सेन परिवार की उपलब्धियां उनकी उपलब्धियों पर भारी पड़ जाएंगी, इसलिए उन्होंने सेन परिवार पर राजद्रोह का आरोप लगाने, उनकी सैन्य शक्ति को जब्त करने और आम लोगों के लिए खून बहाने वाले नायकों को गंदी खाई में दफनाने की साजिश रची। जब कमांडर विशाल को पकड़ लिया गया, तो उसने न्यायसंगत घोषणा की, यदि सम्राट चाहता है कि उसकी प्रजा मर जाए, तो उसे मरना ही होगा। उसने बहुत अच्छी बात कही। इसलिए मैंने तय किया है कि सेन परिवार 7 दिनों में नष्ट न हो। मैं सेना को संगठित करूंगा, सीधे राजधानी की ओर चलूंगा और सम्राट हर्षवर्धन के कुत्ते का सिर ले जाऊंगा। अगर मैं सम्राट बन गया, तो स्वाभाविक रूप से मैं ऐसे आदेश की अवहेलना कर सकता हूं और मरना नहीं चाहता। क्या आप सब सहमत हैं? उसके आत्मधर्मी शब्दों को सुनो। वह स्पष्टतः एक महान राजद्रोह का कार्य करने जा रहा था, फिर भी उसने इसे इतना धर्मी बना दिया। दूर एक पिंजरे में बंद कमांडर विशाल ने अर्जुन सेन के 7 दिनों में सीधे राजधानी पर चढ़ाई करने के निर्णय के बारे में सुना और वह निराशा और आक्रोश से भर गया, इतना क्रोधित कि उसके होंठ कांपने लगे। गद्दार, ये देशद्रोही है। फिर भी नीचे बैठी सेन परिवार की सेना, मानो उनका दिमाग धो दिया गया हो। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह कितना देशद्रोह था, और वे उत्साह से एक साथ चिल्लाए, हम सहमत हैं। हाँ, युवा मास्टर सही हैं। युवा मास्टर जो भी कहते हैं वही सही है। भाड़ में जाए अगर बादशाह अपनी प्रजा को मरवाना चाहता है। अगर युवा स्वामी बादशाह बन गया, तो कौन हिम्मत करेगा कि युवा स्वामी को मरवा दे? हा, मुझे वह कुत्ता सम्राट बहुत समय से आंखों में चुभता रहा है, चलो उसे मार डालें। अर्जुन सेन ने इन चिल्लाहटों को संतोष के साथ सुना, हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर मेगाफोन पकड़े रहे और दूर से कमांडर विशाल की ओर देखते हुए उत्तेजक लहजे में कहा, कमांडर विशाल, उस कुत्ते के पिंजरे में कैद, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मेरे सभी सैनिक मुझसे सम्राट हर्षवर्धन के कुत्ते की जान लेने के लिए कह रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं मरूं। कमांडर विशाल, वह इतना क्रोधित था कि उसने लगभग अपना पूरा खून थूक दिया। चिंता मत करो,
ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम बिना किसी पछतावे के मरो, मैंने तुम्हारा रास्ता पहले ही तैयार कर दिया है। जिस दिन हम युद्ध के लिए निकलेंगे, मैं तुम्हारे शाही दरबार के सभी सेनापतियों को सेन परिवार की सेना के झंडे के लिए बलिदान कर दूंगा। तुम्हारे खून से हम सेन परिवार के लिए एक भव्य दाव तैयार करेंगे। चूंकि तुम सम्राट हर्षवर्धन के प्रति इतने वफादार हो, इसलिए तुम्हें सेन परिवार की सेना के ध्वज से आच्छादित होना होगा और स्वयं देखना होगा कि सिंघानिया देश कैसे जीता जाता है। देखो, वह महान सम्राट तुम्हारे साथ पीले झरनों तक कैसे जाता है। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। कमांडर विशाल की मानसिक स्थिति खराब हो गई। शाही दरबार के सभी सेनापतियों की मानसिक स्थिति खराब हो गई। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे विनती के शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि चाहे वे कितनी भी विनम्रता से अपने जीवन की भीख मांग लें, अर्जुन सेन उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। शाही दरबार के सेनापतियों के लिए बलिदान का मार्ग तय करने के बाद अर्जुन सेन ने अपनी निगाहें हटा लीं और नीचे सेन परिवार की सेना की ओर देखते हुए कहा, शाही दरबार पर हमला करने के लिए निकलने में अभी भी 7 दिन बाकी हैं। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश को शाही दरबार द्वारा जबरन सेना में भर्ती किया गया था। आप सभी के घर में बुजुर्ग और जवान लोग हैं, बोझ और दबाव हैं। अनाज पर कर चुकाने के बाद शायद आप खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, और कड़ाके की ठंड में पूरे परिवार का बारी बारी से एक ही सूती गद्देदार जैकेट पहनना आम बात है। इसलिए सभी सैनिकों को समान रूप से 10 टैल चांदी दी जाएगी। जिनके गृहनगर जियांगलिंग शहर के पास हैं और जो 6 दिनों के भीतर वहां का चक्कर लगा सकते हैं, वे घर जाकर अपने परिवारों से मिलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों के गृहनगर जियांगलिंग शहर से दूर हैं, उन्हें 6 दिन से अधिक समय की आवश्यकता होगी। मैंने तुम्हारे लिए 800 संदेशवाहक तैयार किए हैं। तुम उन्हें अपनी मनचाही चीजें और पत्र भेज सकते हो, और वे तुम्हारी ओर से तुम्हारे घरों में जाकर तुम्हारे परिवारों का हालचाल पूछेंगे। आज अकाल भयंकर है और इस सर्दी में बहुत से लोग ठंड से या भूख से मर जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेन परिवार के सिपाही हैं। सेन परिवार के सिपाही होने के नाते आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन सेन ने मेगाफोन नीचे रख दिया। फिर उसने ब्लैक रैट की ओर हाथ हिलाया। अगले ही क्षण दर्जनों सैनिक चांदी के बक्से लेकर मंच पर आ गए। झनकार, 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 झनकार। बक्से खोले गए और अंदर की चमकदार सफ़ेद चांदी देखकर उनकी आंखें दुखने लगीं। शायद ये बहुत ज्यादा अंधा कर देने वाली थी, लेकिन वहां मौजूद सभी सैनिकों की आंखें बेवजह लाल हो गईं और उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। एक आम आदमी के लिए 10 टैल चांदी बहुत बड़ी रकम थी। जब तक इसे अत्यधिक खर्च नहीं किया जाता, तब तक ये धन कई वर्षों तक कई लोगों के परिवार का भरण पोषण कर सकता है। ये लो, पूरे 10 लाख टैल चांदी है। अर्जुन सेन ने हाथ बढ़ाकर चांदी से भरे लकड़ी के बक्सों की ओर इशारा किया, फिर उन 800 सैनिकों की ओर मुड़े जिन्हें स्थान दिए गए थे, और कहा, ये संदेशवाहक हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। आप उन्हें जो सामान भेजना चाहते हैं उसे दे दीजिए, और वे खुद आपके घर पहुंचकर उसे आपके घर पहुंचा देंगे और फिर घर वालों से एक प्रतिनिधि टोकन मांगेंगे। टोकन देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपके परिवार का हालचाल कैसा है। आप आज रात के खाने के बाद इसे लेने के लिए सीधे यहाँ आ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जैसे ही अर्जुन सेन के शब्द निकले, रात्रि भोज की घंटी बज गई और पहले से शांत प्रशिक्षण मैदान में उन्माद फैल गया। लगभग सभी लोग भावुक होकर अर्जुन सेन की पीठ की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। यहाँ तक कि संदेशवाहक के रूप में नियुक्त 800 सैनिकों की भी आंखें भावुक हो गईं। उनके हृदय में एक क्षण के लिए जटिल भावनाएं उमड़ आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या व्यक्त करें। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ भी व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसा स्वामी अंततः उनका भी था। यान सिटी से जियांगलिंग सिटी तक वे ब्लैक रैट और अन्य लोगों से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उन्हें अर्जुन सेन की देखभाल मिल रही थी। ब्लैक रैट और अन्य लोगों से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उन्हें अपने जैसा ही व्यवहार मिल रहा था और सही व्यक्ति का अनुसरण करने की भावना से ईर्ष्या करते थे। अब उन्हें भी मान्यता दी गई और युवा मास्टर सेन ने उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद सौंपे थे। ये सचमुच बहुत भावुक था। वो
यंग मास्टर बहुत अच्छे हैं। 1,20,000 टैल चांदी, मैंने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। हालांकि यह मामला उनके साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ था, फिर भी यश भावुक होकर रो पड़े। कोई बात नहीं, अब आपने इसे देख लिया है, और न केवल देख लिया है बल्कि बाद में आप इसे छू भी सकते हैं। उसके बगल में खड़े एक सैनिक ने यश के कंधे पर थपथपाया और भावुक होकर कहा, न केवल आप इसे छू सकते हैं, मैं भी इसे छू सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मैं इन सेन परिवार के सैनिकों से ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आप किस बात से उत्साहित हैं? सिपाही ने जवाब दिया, क्या तुम उत्साहित नहीं हो? आज रात के खाने में हम भी शामिल हैं। मेस हॉल में बैठे लोगों ने जब देखा कि यंग मास्टर हमें अंदर ले गए हैं, तो हमारे लिए रोस्ट चिकन और वाइन भी तैयार कर ली। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं अपना खाना खाने जा रही हूँ। हे इसका जिक्र भी मत कीजिए। इतने सालों से रणवीर कपूर को फॉलो करने के बाद मैंने शायद आज जितना मांस नहीं खाया है। यश ने अचानक ऊपर देखा कि उसके साथी पहले से ही खाना लेने के लिए दौड़ पड़े थे, और देर होने के डर से उसने जल्दी से खुद को संभाला और जल्दी से अंदर घुस गया। ये दृश्य दूर से दो समूहों के लोगों ने उसे देखा, जिससे उनका दिल भारी हो गया। एक समूह शाही दरबार के बंदी थे, दूसरा समूह आर्यन और अन्य थे। आर्यन और उसके साथी भूख से तड़पते हुए अपने पेट पकड़े हुए प्रशिक्षण मैदान के दृश्य को ईर्ष्या से देख रहे थे। उन्होंने अपने होंठ चाटे, फिर सबने अपने सिर नीचे कर लिए। उनकी आंखें शर्म और पछतावे से भर गईं। आर्यन, क्या ये वही यंग मास्टर सेन है जो कि किंवदंतियों में थे? ये अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं है, ये वाकई बहुत अच्छे हैं। यह अफसोस की बात है कि हमें ये सौभाग्य नहीं मिला। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे जब वह शहर वापस लौटेंगे। यदि आर्यन और वे भोजन समाप्त होने पर वहां से नहीं गए होते, तो उन्होंने जियांगलिंग शहर नहीं छोड़ा होता, बल्कि वहीं रहने का निर्णय लिया होता। क्या युवा मास्टर सेन द्वारा उनकी भी रक्षा की गई होगी और उन्हें महत्व दिया गया होगा? अफसोस, जीवन में कोई अगर नहीं होता। अर्जुन सेन के नगर लौटने के दौरान पूरी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था। जब भी सैनिक अर्जुन सेन का जिक्र करते, उनकी आंखों में गहरी समर्पण और कट्टरता झलकती थी। कुछ ही दिनों में सेना में अर्जुन सेन की प्रतिष्ठा विक्रम सेन से भी अधिक हो गई। ऐसा गुरु जो उनके परिवारों का ख्याल रखे, ऐसा गुरु जो उनके पलायन की चिंता करे, पूरे सिंघानिया देश में ऐसा दूसरा व्यक्ति मिलना मुश्किल था। वे मौके पर ही अपना बलिदान देने को तैयार हो जाते। शायद ये ठीक इसी वजह से था। एक भी व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने गृहनगर लौटने का विकल्प नहीं चुना। वे सभी पूरी ताकत से प्रशिक्षण ले रहे थे, हर पल को ताकतवर बनने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इस उम्मीद में कि जब शहरों पर हमला करने और इलाकों पर कब्जा करने का समय आएगा तो वे अर्जुन सेन को एक और दुश्मन को मारने में मदद कर सकेंगे। उन्होंने कहा, चूंकि युवा गुरु ने हमारी वापसी की योजना पहले ही बना ली है, तो फिर हमें उनके अधीनस्थों के रूप में ये सुनिश्चित करना होगा कि यंग मास्टर को कोई चिंता न हो। घर पर जो भी बूढ़े और जवान हैं, उन्हें कुरियर से मिलने दीजिए। हम यंग मास्टर द्वारा चुने गए लोगों पर भरोसा करते हैं। बस पैसे और सामान वापस भेज दीजिए। जहां तक रिश्तेदारों से मिलने घर जाने की बात है, हा, जब यंग मास्टर सम्राट हर्षवर्धन के कुत्ते की जान ले लेंगे तो हम गौरव के साथ घर लौटेंगे। मैं भी वापस नहीं जा रहा। यंग मास्टर ने शार्प शूटरों के लिए 500 और स्लॉट जोड़े हैं। मुझे लगता है कि मेरा निशाना काफ़ी अच्छा है। मैं आज दोपहर फिर से इसका परीक्षण करूंगा। मैं भी एक बेजोड़ किलर वेपन पाना चाहता हूं। यदि हमें शार्प शूटर के रूप में पदोन्नत कर दिया जाए, तो क्या हम गांव में वापस आकर अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली नहीं होंगे? हा। सैन्य शिविर में गर्व और आत्मविश्वास से भरी हंसी गूंज उठी। पूरी सेना, एक भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर नहीं गया। पूरी सेना निशानेबाजों की दूसरी लहर में जगह सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। पूरी सेना तैयार थी और बस अर्जुन सेन के आदेश का इंतजार कर रही थी कि वे सीधे राजधानी की ओर कूच करें। जल्द ही वह दिन आ गया जब सेना को सिंघानिया देश पर हमला करना था। तभी जिनलुवान हॉल के नीचे बॉर्डर पास से एक गुप्त पत्र बड़ी तेजी से राजधानी की ओर दौड़ा। घोड़े पर सवार घुड़सवार ने लिफाफा थाम लिया।
शहर के दरवाजे से गुजरा और शाही महल के पार चला गया। अंततः वह जिनलुवान हॉल के सामने खड़ा हुआ। प्रतिवेदन, बॉर्डर पास से तत्काल रिपोर्ट। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे सम्राट हर्षवर्धन ने जब ये समाचार सुना तो उनका व्याकुल हृदय उछलकर गले में आ गया। उन्होंने आसन कसकर पकड़ लिए और उत्साह और प्रत्याशा से तुरंत आग्रह किया, जल्दी बोलो। सीमा पर क्या स्थिति है? क्या कमांडर विशाल ने विक्रम सेन को जीवित पकड़ लिया है? क्या जियांगलिंग शहर पर कब्जा कर लिया गया है? सम्राट हर्षवर्धन ने घुड़सवार सैनिक को गौर से देखा तथा मनीषा को हॉल में उतरते और गुप्त आदेश प्रस्तुत करते देखा। जैसे ही उसने गुप्त पत्र खोलकर उसकी विषय वस्तु पढ़ी, घुड़सवार सैनिक धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उसने ऐसे शब्द कहे कि हॉल में मौजूद हर कोई दंग रह गया, महाराज को सूचित करते हुए, सीमा गिर गई है। कमांडर विशाल ने जियांगलिंग शहर पर हमला करने के लिए 160,000 से 170,000 शाही सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया है। आधे दिन से भी कम समय में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और वे भाग गए। और आधे दिन से भी कम समय में राजधानी की ओर भागते हुए उनका सामना अर्जुन सेन और शहर लौट रहे अन्य लोगों से हुआ। विरोधी सेना, जिसमें मात्र 100 से अधिक सेन परिवार के सदस्य और 800 आत्मसमर्पण कर चुके पिंगयांग शहर के सैनिक थे, ने 1 घंटे से भी कम समय में शाही सेना पर कब्जा कर लिया। कमांडर विशाल को जीवित पकड़ लिया गया। क्या? जैसे ही ये गरजते हुए शब्द गिरे, हॉल में सभी लोग चुप हो गए। लॉर्ड पटेल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और लॉर्ड मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं, सदमे, विस्मय, एहसास और यहाँ तक कि डर और पछतावे से भर गईं। लॉर्ड वांग और फॉन्ग किस बात पर पछता रहे थे? क्या उन्हें इस बात का अफसोस था कि जब अर्जुन सेन राजधानी में थे तो वे उनके आवासों में आने के लिए भव्य उपहार लेकर आए थे, लेकिन वे सेन परिवार से दूरी बनाने के लिए इतने निर्दयी थे कि उन्होंने अर्जुन सेन को अंदर भी नहीं आने दिया? क्या वे इस बात से भयभीत थे कि सेन परिवार, जिसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था, ने अचानक पासा पलट दिया तथा घातक हथियारों का प्रयोग करके 160,000 से 170,000 की सेना को नष्ट कर दिया तथा गति में परिवर्तन के साथ सेन परिवार शाही दरबार के लिए एक बड़ा खतरा बन गया? और उनका मेहता परिवार और पटेल परिवार, सबसे नाजुक मौके पर उन्होंने अर्जुन सेन को बाहर कर दिया, खुद को बचाने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्या उन्हें डर था कि अर्जुन सेन ऊंचे पद पर पहुंचकर अपना हिसाब चुकता कर लेगा? शायद, अन्यथा इन दोनों प्रभुओं के चेहरे इतने बदसूरत क्यों होते? महाराज, जियांगलिंग शहर में सेन परिवार की सेना अच्छी तरह से पोषित, हाइड्रेटेड और अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए है। उनके पास न केवल पर्याप्त मात्रा में भोजन और सर्दियों की आपूर्ति है, बल्कि अनगिनत घातक हथियार भी हैं, जिसके कारण कमांडर विशाल को आर्यन को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब कमांडर विशाल और हजारों जीवित शाही सैनिकों को अर्जुन सेन द्वारा जियांगलिंग शहर वापस ले जाया गया है और वे सेन परिवार के बंदी बन गए हैं। वे संकरे पिंजरों में बंद हैं, पानी और भोजन से वंचित हैं और मौत से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। सीमा खत्म हो गई है, शाही दरबार खतरे में है। घुड़सवार ने साहस जुटाया और दुखी होकर अंतिम 2 वाक्य कहे, फिर जमीन पर गिर पड़ा और आगे कुछ बोलने का साहस नहीं कर सका। अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे सम्राट हर्षवर्धन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि इन चंद छोटे छोटे वाक्यों ने सम्राट हर्षवर्धन को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया था। उनके चेहरे पर भाव जड़ और जड़वत थे, भय की झलक उनके चेहरे पर उभर आई थी, जिससे वे बेहद अस्त व्यस्त और हास्यास्पद लग रहे थे। टकराना, सम्राट हर्षवर्धन का शरीर शिथिल पड़ गया और वह अचानक जमीन पर गिर पड़े। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लड़खड़ाते हुए खुद को सहारा देकर सीधा बैठा, उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। काफी देर तक उसकी आवाज नहीं निकल पाई। सीमा खत्म हो गई है। जियांगलिंग शहर में आपूर्ति और भोजन प्रचुर मात्रा में है और सभी सेन परिवार के सैनिक जोश से भरे हुए हैं और उनकी आभा इंद्रधनुष की तरह है। कमांडर विशाल हार गए, शाही दरबार खतरे में है। 160,000 से 170,000 की सेना जियांगलिंग शहर पर कब्जा करने में विफल रही। वे अर्जुन सेन के नेतृत्व वाले मात्र कुछ 100 सैनिकों को भी नहीं हरा सके और उन्हें जवाबी हमले में मार भी डाला गया।
ये तो सचमुच बहुत बड़ा अपमान था। नहीं, नहीं, इन 4 शब्दों का इस्तेमाल इसे बयां करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हार शर्मनाक है या नहीं, यह अब मायने नहीं रखता। अहम बात यह है कि शाही दरबार शायद सचमुच खतरे में है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सम्राट हर्षवर्धन ने अपने हृदय की बेचैनी और घबराहट को दबाते हुए स्वयं को शांत करने का प्रयास किया, स्वयं को आश्वस्त किया कि चिंता न करें, तथा घुड़सवार से बार बार प्रश्न किया, विक्रमसेन को इतना भोजन कहाँ से मिला? अर्जुन सेन के घातक हथियारों का मूल क्या है? हम अब भी ये पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? 10,000 से अधिक की सेना का विक्रमसेन की सेना से हार जाना एक बात है, लेकिन वे अर्जुन सेन के कुछ 100 आदमियों को भी नहीं रोक सके। न सिर्फ उन्हें रोक पाए, बल्कि उन्हें जिंदा ही बंदी बना लिया गया। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी स्थिति हो सकती है। बेकार। मैंने उसे कमांडर बनाने के लिए इतनी मेहनत की और वह मुझे इस तरह से भुगतान कर रहा है। बेकार लोगों का एक समूह। खड़खड़ाहट। बैंग बैंग बैंग। सम्राट हर्षवर्धन इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मेज से सारी स्मृति चिन्हों को जमीन पर फेंक दिया, जहां वे कर्कश आवाज के साथ गिर पड़े। पूरा हॉल शांत था। सभी मंत्रियों ने अपने सिर झुका लिए, यहां तक कि सचेत होकर अपनी सांसें भी धीमी कर लीं। प्रधानमंत्री के बाद सभी अधिकारियों के मुखिया को होश आया। उन्होंने क्रोधित सम्राट हर्षवर्धन की ओर देखा और फिर मंत्रियों की ओर देखा, जो एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। जब सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू में सेन परिवार पर राजद्रोह का आरोप लगाने की कोशिश की थी, तो प्रधानमंत्री ने अपना विरोध व्यक्त किया था। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन बहुत चालाक था और अपनी इच्छा से काम करता था। वह सेन परिवार की सैन्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने और अपने अधिकार के तहत पूरे सेन परिवार को मारने के लिए दृढ़ था। सेन परिवार वफादार शहीदों से भरा हुआ है। वफादार और अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाना क्या आलोचना को आमंत्रित नहीं करेगा? एक बार लापरवाही बरतने पर सेन परिवार की ओर से जवाबी हमला हो सकता है। लेकिन तब महामहिम ने क्या कहा? तब महामहिम ने प्रधानमंत्री से तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि सम्राट किसी प्रजा को मरना चाहता है तो उसे मरना ही होगा। एक साधारण सेन परिवार की हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की? परिणाम क्या था? परिणाम ये हुआ, सेन परिवार का बहुत कठोरता से दमन किया गया था और उन्होंने सचमुच पलटवार किया। और ये पलटवार एक प्रचंड नरक की तरह था, मानो सिर पर लटकी तलवार, धरती को हिला देने वाली, एक राजवंश को मिटा देने की शक्ति लिए हुए। प्रधानमंत्री ने मौत की तरह खामोश जिनलुवान हॉल की ओर देखा। उनका शरीर कांप रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, हजारों शब्द अंततः एक में सिमट गए। शाही दरबार खतरे में है। महाराज, अर्जुन सेन एक घातक हथियार लेकर पहले ही सीमा पर कब्जा कर चुका है। कुछ 100 आदमी लाखों सैनिकों का मुकाबला कर सकते हैं। ये बच्चा भविष्य के लिए एक अंतहीन खतरा है। उसकी ताकत हमारी कल्पना से परे है। शाही दरबार सचमुच खतरे में है। घुटनों के बल बैठकर चिल्लाए गए इन शब्दों को सुनकर महामहिम इतने क्रोधित हुए कि उनकी मांसपेशियां ऐंठ गईं। चुप! भय उत्पन्न करने वाला। सिंघानिया देश के दक्षिण में अभी भी 5 लाख सैनिक तैनात हैं। मेरे पास अभी भी 5 लाख सैनिक तैनात हैं। फिर यह खतरा कैसे हो सकता है? अर्जुन सेन की राजधानी पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह मेरी 5 लाख शक्तिशाली सेना से नहीं डरता? महाराज अंदर ही अंदर डरे हुए थे, पर जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर भी उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शायद अर्जुन सेन सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते थे। शायद अर्जुन सेन राजधानी पर हमला नहीं करना चाहता था और सिर्फ सीमा पर ही अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। अफसोस, आशा की यह किरण अगले ही पल ये बिखर गया था, क्योंकि जिनलुवान हॉल के प्रवेश द्वार पर दूसरे घुड़सवार के कदमों की आहट सुनाई दी। नवागंतुक जल्दी जल्दी आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। हॉल में दाखिल होते ही वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठा और महामहिम को एक तेज खबर सुनाई। महाराज, सीमा से नवीनतम गुप्त संदेश आ गया है। अर्जुन सेन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि कल
वह अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सीधे राजधानी पर हमला करेगा। सिंघानिया देश पर कब्जा करने के लिए सेन परिवार ने विद्रोह कर दिया है। जैसे ही ये शब्द गिरे, वहां उपस्थित सभी अधिकारी अचानक ऊपर देखने लगे। सभी अधिकारियों के चेहरे एकदम बदल गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी घबरा कर ऊपर देखने लगे। उनकी आंखें सदमे और निराशा से भरी हुई थीं। अर्जुन सेन विद्रोह करने जा रहे थे। अर्जुन सेन ने आधिकारिक तौर पर विद्रोह कर दिया था। सब खत्म हो गया। अब ये सचमुच खत्म हो गया है। महामहिम का चेहरा, जो पहले शाही अंदाज में था, अब जम गया। उस पर कई भावनाएं उभरी। शुरुआती घबराहट और चिंता, सदमे और डर से लेकर अंततः एक बनावटी शांति में बदल गईं। सच तो यह है कि महाराज को यह अच्छी तरह मालूम था कि संहारक अस्त्र के साथ दक्षिण की 5 लाख की सेना भी अर्जुन सेन के लिए कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके मन में आशा की एक किरण बाकी थी। क्या हो अगर अर्जुन सेन नहीं जीत पाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर अर्जुन सेन के घातक हथियार खत्म हो गए? क्या होगा यदि बीच रास्ते में कोई दुर्घटना घट जाए और स्वर्ग की कृपा उस देश के शासक पर हो? ये क्या किया जाना चाहिए? अर्जुन सेन मात्र कुछ 100 सैनिकों के साथ शाही दरबार के लाखों सैनिकों को अस्त व्यस्त होकर भागने पर मजबूर कर सकता था, और यहाँ तक कि उन्हें बंदी बनाकर आत्मसमर्पण भी करवा सकता था। यह शायद, हाय, अगर मुझे ये पता होता तो मुझे नहीं पता होता। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन सेन को शायद बहुत दूर धकेल दिया गया था, और वो सचमुच विद्रोह की भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा है। शाही दरबार के पास अभी भी दक्षिण में 5 लाख सैनिक हैं, लेकिन इससे क्या? संहारक अस्त्र की शक्ति के तहत संभवतः उनका भाग्य केवल आत्मसमर्पण करना ही होगा। आखिर वह घातक हथियार आया कहाँ से? अर्जुन सेन को वह कहाँ से मिला? उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिला? अगर हम पता लगा सकें कि घातक हथियार कहाँ से आया, तो यह समस्या सुलझ सकती है। अब क्या करें? जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि अर्जुन सेन राजधानी पर हमला करने जा रहे हैं, वे सभी भयभीत और घबरा गए। अब वे मृत्यु का नाटक नहीं कर रहे थे, बल्कि अत्यधिक उत्तेजना में चर्चा कर रहे थे। मैं हॉल में सबसे ज्यादा डरे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। महामहिम के अलावा लॉर्ड मेहता और लॉर्ड पटेल भी थे। उस समय वे अर्जुन सेन के प्रति जितने ठंडे और निर्दयी थे, अब भी उतने ही भयभीत थे। अगर अर्जुन सेन राजधानी पर हमला करके ऊंचे पद पर पहुंच जाता, तो भी दोनों का अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। ये सोचकर वे और भी घबरा गए। लॉर्ड मेहता ने कुछ सोचा और जल्दी से आगे बढ़कर महाराज को सुझाव दिया। महाराज, हम अर्जुन सेन की सेना को लिन सिटी की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हमें कोई जवाबी उपाय सोचना होगा। अर्जुन सेन की शक्ति पूरी तरह से उस घातक हथियार के कारण है जो कहीं से भी प्रकट हो गया। यदि ऐसा न होता तो हमारे शाही दरबार को किस बात का डर होता? महामहिम क्रोध से भर गए और गहरी आवाज में बोले, क्या मैं नहीं जानता कि हथियार सबसे महत्वपूर्ण चीज है? लेकिन इसकी उत्पत्ति रहस्यमय है और इतने लंबे समय से इसके स्रोत का एक भी संकेत प्रकट नहीं हुआ है। अगर मुझे किलर वेपन मिल सकता तो मैं सेन परिवार से क्यों सावधान रहूंगा? लॉर्ड मेहता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और सुझाव देना जारी रखा। महाराज, आपके विनम्र सेवक के पास एक योजना है जो शायद अर्जुन सेन को राजधानी में प्रवेश करने से अस्थायी रूप से रोक सकती है, और शायद मारक हथियार की उत्पत्ति और रहस्यों को उजागर कर सकती है। जैसे ही ये प्रेरणादायक शब्द गिरे, महाराज और सभी अधिकारी चुप हो गए। कई निगाहें लॉर्ड मेहता पर पड़ीं। क्या आपके पास कोई रास्ता है? महाराज का दिल बैठ गया और उन्होंने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। अर्जुन सेन शहर पर हमला करना चाहता है। इसका कारण उसके दिल में छिपे आक्रोश को बाहर निकालना है। उसका मानना है कि सेन परिवार के साथ अन्याय हुआ है, और महाराज को सेन परिवार पर भरोसा नहीं है, बल्कि वे पूरे सेन परिवार को मार डालना चाहते हैं। सेन परिवार पीढ़ियों से वफादार सैन्य जनरल रहा है। विद्रोह का ये रास्ता चुनना संभवतः हताशा और आत्मरक्षा का एक कदम है। उस मामले में महाराज, शाही दरबार सेन परिवार के प्रति कमजोरी दिखा सकता है।
शायद इससे विक्रमसेन को राहत मिल सके, जिससे दोनों पक्ष शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें और अर्जुन सेन अपनी उस नाराजगी को दूर कर सके जिसके कारण उसने शहर पर हमला करने का फैसला किया था। जाने दो, वह कैसे जाने दे सकता था। अब अर्जुन सेन अपनी सेना का नेतृत्व विद्रोह में करने ही वाला था। कमजोरी दिखाने की बात करने का क्या मतलब था? अगर कमजोरी दिखाने से बादशाह की कुर्सी बच सकती थी। हालांकि महाराज को लगा कि यह उनके लिए नीचता की बात है, फिर भी वे सहमत हो ही गए। केवल हथियार की भयानक शक्ति और स्पष्ट युद्ध की स्थिति से पता चला कि सिंहासन चेहरे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। महाराज ने भौहें चढ़ाकर लॉर्ड मेहता की ओर गौर से देखा और उन्हें अपनी बात जारी रखने का संकेत दिया। लॉर्ड मेहता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने तुरंत गहरी सांस लेते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आपका विनम्र सेवक आपसे प्रार्थना करता है कि आप सेन परिवार के साथ शांति स्थापित करें, एक सीमावर्ती क्षेत्र सौंप दें और सेन परिवार को राजा के रूप में स्थापित होने दें। फिर अर्जुन सेन से विवाह करने के लिए एक राजकुमारी का चयन करें, जिससे दोनों पक्षों के बीच मित्रता और गठबंधन स्थापित हो सके। केवल इसी तरह से अर्जुन सेन का आपके प्रति आक्रोश दूर हो सकता है और केवल तभी अर्जुन सेन अपने दिल से नफरत को छोड़ सकता है और शाही दरबार के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का विकल्प चुन सकता है। शादी। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से लॉर्ड मेहता की ओर देखा। बाकी सभी अधिकारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा और सोचा तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। प्राचीन काल से ही दो देशों के बीच शांति और मित्रता बनाए रखने के लिए राजकुमारियों का विवाह कराया जाता रहा है। हालांकि अर्जुन सेन किसी देश का शासक नहीं था, फिर भी उसके पास एक मारक अस्त्र था और उसकी वर्तमान शक्ति महामहिम से कम नहीं थी। वास्तव में वह मिनटों में राजधानी पर कब्जा कर सकता था, राजवंश को उखाड़ फेंक सकता था और सिंहासन पर आसीन हो सकता था। युद्ध से बचने के लिए एक राजकुमारी की खुशी को अपार लाभों के लिए बदलना, क्या यह अद्भुत नहीं होगा? महाराज, शाही सलाहकार वांग की विधि व्यवहार्य है। हाँ महाराज, अर्जुन सेन के घातक हथियार सचमुच भयानक हैं। एक बार जब वे शाही दरबार से युद्ध में उतरेंगे तो अनगिनत लोग हताहत होंगे और आम लोगों को कष्ट होगा। अगर शांति के बदले राजकुमारी मिल सकती है तो क्यों नहीं? आपका विनम्र सेवक आपसे निवेदन करता है कि आप तुरंत एक आदेश जारी करें जिसमें सेन परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की बात कही गई है। आइए हम शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहें। आपका विनम्र सेवक इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। अब दोनों पक्षों के बीच स्थिति उलट गई है। जिसे घबराना चाहिए वह अर्जुन सेन नहीं बल्कि शाही दरबार है। सम्राट हर्षवर्धन भी शांति की चाहत में अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन सेन के घातक हथियार बहुत भयानक थे। कुछ 100 सैनिक ही सेनापति विशाल और उसकी 1,60,000 की सेना को पूरी तरह से असहाय बना सकते थे। ऐसी अजेय लड़ाकू शक्ति दक्षिण से आने वाली 500,000 की सेना का सामना करते हुए भी डरने की क्या बात थी। सम्राट हर्षवर्धन को भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे लगा कि अर्जुन सेन के पास पर्याप्त घातक हथियार नहीं है और वह बस दिखावा कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वह अच्छी तरह जानता था कि अगर ये दिखावा नहीं बल्कि असली चीज है तो उसका अंत हो जाएगा। उन्होंने सेन परिवार पर विद्रोह का आरोप लगाया था, विक्रमसेन को दबाने के लिए कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया था तथा सेन परिवार को अनंत नरक में धकेलने की व्यर्थ आशा की थी। एक बार जब उनके बेटे अर्जुन सेन ने राजधानी पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसे आसानी से नहीं छोड़ा। राजकीय सलाहकार वांग का सुझाव अकारण नहीं है, किंतु सिंघानिया देश एक महान राष्ट्र है। एक राजकुमारी को एक विद्रोही से विवाह करने के लिए भेजने का क्या औचित्य हो सकता है? क्या इससे सिंघानिया देश की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी और अर्जुन सेन का अहंकार नहीं बढ़ेगा? मुझे इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। सम्राट हर्षवर्धन के मन में पहले से ही एक योजना थी, लेकिन ऊपरी तौर पर वह अपनी प्रतिष्ठा खोने को तैयार नहीं थे। आज का न्यायालय सत्र यहीं समाप्त होता है। न्यायालय बर्खास्त। मंत्रियों ने सम्राट हर्षवर्धन की बातें सुनी, जिससे पता चलता था कि वह हठपूर्वक अपने चेहरे से चिपके हुए थे और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अपने अपने विचारों के साथ वे खड़े हुए और भव्य हॉल से बाहर निकल गए।
प्रधानमंत्री जी, रुकिए। महामहिम प्रधानमंत्री को चर्चा के लिए हॉल में बुलाते हैं। अपने पीछे से मनीषा का संदेश सुनकर प्रधानमंत्री के कदम रुक गए। जब प्रधानमंत्री ने चर्चा कक्ष में प्रवेश किया तो सम्राट हर्षवर्धन पहले से ही मुख्य आसन पर बैठे थे। उनका चेहरा ठंडा और कठोर था। वे सीमा से भेजे गए गुप्त पत्र को देख रहे थे, सिरदर्द से कनपटियां रगड़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। सम्राट हर्षवर्धन को इससे पहले कभी भी इतनी शक्तिहीनता और क्रोध का अनुभव नहीं हुआ था। जिस दिन से उन्होंने सेन परिवार से नाता तोड़ा है, हालात बेकाबू हो चुके थे। अर्जुन सेन को खत्म करने के लिए उन्होंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, कुछ भी आसानी से नहीं हुआ। प्रारंभिक 2000 शाही रक्षकों से लेकर 8000 कुलीन सैनिकों और अंततः 20,000, 1 लाख से अधिक सैनिकों तक कोई भी विद्रोही अर्जुन सेन को पकड़ने में सक्षम नहीं था। अगर उसे पता होता कि अर्जुन सेन के पास इतने बेजोड़ मारक हथियार हैं, तो वह सेन परिवार के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाता। शायद वह सेन परिवार की वफादारी का इस्तेमाल करके पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर कब्जा भी कर लेता। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। प्रधानमंत्री सम्राट हर्षवर्धन ने ऊपर देखा। उनके चारों ओर क्यूई दबाव अत्यंत कम था। आप शाही सलाहकार वान के विवाह संबंध के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, महाराज, बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब बात यह नहीं है कि शाही दरबार शांति चाहता है या नहीं, बल्कि बात यह है कि क्या अर्जुन सेन शांति के लिए सहमत होंगे और दोनों पक्षों के बीच की शिकायतों को दूर करेंगे। ये शब्द सम्राट हर्षवर्धन के हृदय पर गहरा प्रभाव डाले। उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन का हृदय द्रवित कर दिया। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या अर्जुन सेन सचमुच राजधानी पर हमला करने की हिम्मत रखता है? वह क्या है? क्या वह सचमुच मानता है कि हाथ में घातक हथियार लेकर वह निडर हो सकता है? अगर मैं इतना धर्मी न होता, अगर मैं आम लोगों को विस्थापित होते नहीं देखना चाहता, युद्ध की आग को फैलते नहीं देखना चाहता, तो मैं शाही सलाहकार वान के सुझाव को क्यों अपनाता? दक्षिण में अभी भी मेरे 500,000 सैनिक हैं। उनसे डरने की क्या बात है? सम्राट हर्षवर्धन क्रोधित हो गए। वे बार बार अपनी 5 लाख सेना का जिक्र करते हुए पूछते रहे कि अर्जुन सेन के विद्रोह से डरने की क्या बात है। इससे उनका अपराध बोध और घबराहट साफ जाहिर हो रही थी और वे अपनी आंतरिक बेचैनी को शांत करने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। वास्तव में सम्राट हर्षवर्धन किसी से भी बेहतर जानता था 1 लाख की सेना का क्या फायदा। जानलेवा हथियारों के सामने वे खाली खोल से अलग नहीं थे। प्रधानमंत्री ने सम्राट हर्षवर्धन के भावों का जायजा लेते हुए ऊपर देखा। क्या हमेशा इतना आत्मविश्वासी रहने वाला वह शाही चेहरा भी 3 भाग क्रोध और 7 भाग बेचैनी प्रकट करेगा? क्या वह भी अनिश्चितता महसूस करेगा? जब उन्होंने विक्रम सेन पर राजद्रोह का आरोप लगाया तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि उन पर जवाबी हमला भी किया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने मन ही मनाह भरी। उन्हें और कोई सांत्वना देने वाला शब्द कहने का आलस्य आ रहा था। कुछ पल अपने शब्दों पर विचार करने के बाद उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के ढोंग को भेदते हुए कहा, क्या महाराज सचमुच ऐसा सोचते हैं? आपका क्या मतलब है? थर्ड प्रधानमंत्री ने अपना वस्त्र उठाया और जमीन पर घुटने टेक दिए। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, आपका विनम्र सेवक चाहता है कि महाराज वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से देखें। वर्तमान सिंघानिया देश अब 2 महीने पहले का सिंघानिया देश नहीं रहा। वर्तमान शाही दरबार अब 2 महीने पहले का निर्भीक शाही दरबार नहीं रहा। सबसे पहले, आंतरिक रूप से सिंघानिया देश ने हाल के वर्षों में बड़ी आपदाओं और सूखे का सामना किया है। भोजन पहले से ही दुर्लभ था और संसाधन और राष्ट्रीय खजाना प्रचुर मात्रा में नहीं था। ठीक इसी समय अर्जुन सेन ने 8 शहरों से स्थानांतरित किए जा रहे गैरिसन सैनिकों का लाभ उठाया, उन 8 शहरों के भोजन और धन को लूट लिया, जिससे शाही दरबार पूरी तरह से अचंभित हो गया। इसके अलावा बाहरी तौर पर अर्जुन सेन के पास मारक हथियारों का एक अटूट भंडार है और जियोनग्नु पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक बार शाही दरबार अर्जुन सेन के साथ युद्ध में उतर गया तो जीत या हार की परवाह किए बिना निश्चित रूप से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा।
प्रधानमंत्री ने सिंघानिया देश की वर्तमान स्थिति का पूरा खुलासा करने में लगभग सवा घंटे का समय बिताया, जिससे सम्राट हर्षवर्धन का बाह्य संयम पूरी तरह से भंग हो गया। क्या 500,000 सैनिक? विद्रोह से डरने की क्या बात थी? शांति की तलाश में कौन सा चेहरा खो गया? जब चाकू पहले से ही उसके गले पर था तो वह क्या चेहरा बनाए रख सकता था? महाराज, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? अर्जुन सेन अब ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम निपट सकें। उसके घातक हथियार कहाँ से आए ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, बस जियांगलिंग शहर में अचानक आए खाने पीने की चीज़ों और रसद की बात ही ले लीजिए। आसपास के 8 शहरों से सोना, चांदी और कीमती सामान के अचानक गायब होने के बारे में सोचिए। एक शहर नहीं बल्कि 8 शहर रातों रात हवा में गायब हो गए। क्या आप अब भी ये दिखावा करना चाहेंगे कि आपने इसे देखा ही नहीं और उम्मीद की एक किरण से चिपके रहेंगे? क्या ये चीज़ें जो गायब हो गईं और हवा से फिर प्रकट हो गईं, अर्जुन सेन से पूरी तरह से असंबंधित हो सकती हैं? और शाही दरबार के पास दक्षिण में 500,000 सैनिक हैं, लेकिन वर्तमान में सिंघानिया देश में भोजन और चांदी की कमी है। मार्च और युद्ध में चांदी खर्च होती है। क्या शाही दरबार का राष्ट्रीय खजाना 500,000 सैनिकों के युद्ध खर्च का वहन कर सकता है? महाराज, सिंघानिया देश के पास कोई विकल्प नहीं है। जिस क्षण आपने विक्रम सेन की सैन्य शक्ति पर कब्जा करने का निर्णय लिया, जिस क्षण अर्जुन सेन अपने घातक हथियारों के साथ राजधानी से बाहर निकला, तब से कोई विकल्प नहीं बचा था। शाही दरबार के पास शांति के लिए बातचीत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने जमीन पर घुटने टेककर हृदय से निकली पीड़ा के साथ यह उत्तर दिया। सम्राट हर्षवर्धन के सिर में मानो खतरे की घंटी बज उठी हो। वह डाक गार्ड्स के सरदार द्वारा बताई गई बातें याद किए बिना नहीं रह सका। जनरल के निवास में रातों रात सब कुछ गायब हो गया था, एक भी वस्तु नहीं बची थी। लिसुओ काउंटी में भीषण आग के बाद सैकड़ों हजारों पिकुल अनाज जल गया, चावल का एक भी दाना नहीं बचा। क्या ये सब अर्जुन सेन से पूरी तरह असंबंधित हो सकता है? सम्राट हर्षवर्धन ड्रैगन सिंहासन पर अकड़ कर बैठे थे, उनका मन गूंज रहा था। ये जबरदस्त जानकारियां तो हमेशा से मौजूद थीं, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन उनमें गहराई से जाने को तैयार नहीं थे और हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। अब जबकि वास्तविकता उनके सामने खुल चुकी थी, सम्राट हर्षवर्धन के पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अर्जुन सेन की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जानते थे कि शांति के लिए बातचीत के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। प्रधानमंत्री और सम्राट हर्षवर्धन हॉल में आधे घंटे तक बातचीत करते रहे। किसी को पता नहीं था कि दोनों ने किस तरह बातचीत की, नहीं किसी को पता था कि वे सचमुच सद्भावना से बातचीत कर रहे थे या उन्हें मजबूरन अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया गया था। प्रधानमंत्री के महल से चले जाने के बाद महल के भीतर से एक शाही फरमान जारी किया गया। शाही आदेश पाकर बड़ी राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वह स्तब्ध सी वहीं खड़ी रही, उसके चेहरे पर पहले तो भाव बदलते रहे, फिर अचानक सदमे में आ गई। तुमने क्या कहा? मनीषा, मेरे शाही पिता, वह चाहते हैं कि मैं एक राजनीतिक विवाह में प्रवेश करूं। मनीषा ने स्वागत भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ ज्येष्ठ राजकुमारी, शाही आदेश जारी हो गया है। महामहिम की इच्छा है कि ज्येष्ठ राजकुमारी अर्जुन सेन से विवाह करें, जिससे दोनों पक्षों के बीच अच्छे संबंध बने। यह एक बहुत ही खुशी का अवसर है। सबसे बड़ी राजकुमारी तेजस्वी और बुद्धिमान है। अर्जुन सेन निश्चित रूप से इस राजनीतिक विवाह के लिए सहमत होंगे। सेन परिवार के पास अब एक घातक हथियार है और उसके पास जबरदस्त ताकत है। महामहिम, पहले एक खलनायक की बदनामी सुनकर सेन परिवार को गलत समझ बैठे थे, जिसके कारण सेन परिवार पर राजद्रोह का अपराध दर्ज किया गया। अब महामहिम ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है, इसलिए वह एक जागीर प्रदान करता है जिससे सेन परिवार को राजा के रूप में स्थापित होने तथा शाही दरबार के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व स्थापित करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा वह प्रतिभाशाली और सुंदर सबसे बड़ी राजकुमारी को अर्जुन सेन को अपनी पत्नी के रूप में प्रदान करते हैं, ताकि सेन परिवार के प्रति महामहिम का पश्चाताप व्यक्त किया जा सके। सबसे बड़ी राजकुमारी, आप अभी भी चकित क्यों हैं? कृपया इस आदेश को स्वीकार करें।
सबसे बड़ी राजकुमारी का मन अर्जुन सेन के विवाह के आदेश की गूंज से भर गया। अर्जुन सेन से विवाह का आदेश। मेरे शाही पिता, वह मेरा विवाह अर्जुन सेन से करना चाहते हैं। लेकिन क्या सेन परिवार और शाही दरबार में सुलह नहीं हो सकती थी? वे अचानक सुलह कैसे कर सकते थे? सबसे बड़ी राजकुमारी एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। खबर ने उसे इतना झकझोर दिया कि वह कुछ कह नहीं पाए। मनीषा का आग्रह सुनकर उसने स्तब्ध होकर हाथ बढ़ाया और शाही आदेश स्वीकार कर लिया। मनीषा के बधाई भरी मुस्कान के साथ चले जाने के बाद भी सबसे बड़ी राजकुमारी अभी भी स्वस्थ नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आधी आत्मा खो दी हो। शाही आदेश को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए एक कुर्सी पर स्तब्ध बैठी हुई लगातार बुदबुदा रही थी। ये कैसे हो सकता है? वे मेरी शादी अर्जुन सेन से कैसे करवा सकते हैं? बड़ी राजकुमारी, आपके सेवक को पता चल गया है। महल से प्राप्त समाचारों के अनुसार सीमा युद्ध में अर्जुन सेन ने 900 सैनिकों का नेतृत्व किया और शाही दरबार के 1,60,000 सैनिकों को बुरी तरह पराजित किया, यहाँ तक कि सेनापति विशाल और शेष शाही सेनापतियों को भी बंदी बना लिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह कल राजधानी पर हमला करने और सिंघानिया क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए निकलेंगे। महामहिम नहीं चाहते थे कि लोगों का जीवन बर्बाद हो और युद्ध भड़के, इसलिए 2 घंटे पहले उन्होंने सीमा पर एक दूत भेजा ताकि सेन परिवार के साथ शांति स्थापित हो सके। बधाई हो सबसे बड़ी राजकुमारी, आपका विवाह अंततः तय हो गया। बधाई हो सबसे बड़ी राजकुमारी। महिला अधिकारी बहुत सावधान थी और हमेशा सबसे बड़ी राजकुमारी के साथ रहती थी। उसने पहले भी बड़ी राजकुमारी से अर्जुन सेन के बारे में कई बातें पूछी थीं और एक बार बड़ी राजकुमारी के साथ अर्जुन सेन से मिलने भी गई थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस दौरान बड़ी राजकुमारी अक्सर विचलित रहती थी। वह ये भी जानती थी कि सबसे बड़ी राजकुमारी किसके लिए इतना असामान्य व्यवहार कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई खुशी का मौका है? सबसे बड़ी राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करे। उसने महिला अधिकारी की ओर मुड़कर पूछा कि उसके मन में क्या है। महिला अधिकारी ने झुककर उत्तर दिया, युवा मास्टर सेन समर्पित, विचारशील और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। युवा मास्टर सेन जैसे व्यक्ति से विवाह करना स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है। हाँ, समर्पित, विचारशील। सबसे बड़ी राजकुमारी उस दिन को याद किए बिना नहीं रह सकी जब वह राजधानी की दीवार पर खड़ी होकर देखती और प्रतीक्षा करती रही, बस ये देखना चाहती थी कि क्या अर्जुन सेन सचमुच रिया वर्मा को बचाने के लिए राजधानी आएगा। आखिरकार नतीजा यही निकला कि उसने रिया वर्मा को सचमुच छोड़ दिया था। वह राजधानी के पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि निशा सेन को राजधानी ले जाया जा रहा है और वह अपनी बहन को बचाने के लिए हजारों मील दौड़ पड़ा था। उस पल में बड़ी राजकुमारी का दिल बेहद जटिल था। वह थोड़ी खुश, थोड़ी खोई हुई और थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह किस बात पर खुश है। ऐसा था जैसे ये देखकर कि अर्जुन सेन चंचल नहीं था, ये देखकर कि वह मिस अनन्या चटर्जी के प्रति अच्छा नहीं था और रिया वर्मा को जाने नहीं दे पा रहा था, उसे यह एहसास हुआ कि उसने उसे गलत नहीं समझा था। ऐसा लग रहा था कि यह इस बात का प्रतीक है कि उसका निर्णय सचमुच सही था, कि अर्जुन सेन सिंघानिया देश के अन्य युवा मास्टरों से सचमुच भिन्न था और सचमुच उसके विशेष सम्मान का पात्र था। इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? अर्जुन सेन की पहले से ही एक प्रेमिका है। मिस चटर्जी एक ऐसी सुंदरी है जो शहरों को हिला सकती है और उसने अर्जुन सेन के साथ विवाह का अनुबंध किया है। हो सकता है कि वह शाही दरबार के साथ शांति स्थापित करने के लिए सहमत ना हो। इसके अलावा मुझे अर्जुन सेन भी पसंद नहीं है। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने होठों को कसकर भींच लिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या वह अपने आंतरिक विचारों से इनकार कर रही थी या वह इस बात से इनकार कर रही थी कि यह गठबंधन बहुत जल्दबाजी में किया गया था। उस पर मेरा पिछला ध्यान मेरे शाही भाई के अनुरोध पर था। यह शादी, मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। मैं अभी महल में जाऊंगा और शाही पिता को समझाऊंगा ताकि वह ये विचार त्याग दें। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपना स्कर्ट उठाया और खड़ी हो गई और तुरंत महल की दिशा में चल पड़ी। वह पूरा रास्ता बहुत तेजी से चली, मानो कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा हो।
लेकिन जब वह सचमुच महल के द्वार पर पहुंची, सबसे बड़ी राजकुमारी फिर रुकी। उसने शाही आदेश को हाथ में थामे राजसी और भव्य महल के द्वारों की ओर देखा। न जाने क्यों, उसे अचानक शाही पिता के वो ठंडे और तिरस्कार भरे शब्द याद आ गए, जो उस दिन कहे गए थे जब उसकी शाही माँ प्रसव के दौरान मर गई थी। प्रसव कक्ष अपवित्र है। स्वर्ग का पुत्र होने के नाते मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ, चूंकि शाही पिता को प्रसव कक्ष अशुभ लगता था, इसलिए शाही माता ने अपने पिता को उस समय अंतिम बार नहीं देखा जब उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अर्जुन सेन अलग थे। अर्जुन सेन खुद ही उनके लिए औषधीय भोजन तैयार करते, मिस चटर्जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते और उनके ठंडे शरीर की चिंता करते। अपनी मंगेतर को देखते हुए समानता और प्रेम से भरी उनकी यह नज़र सचमुच ईर्ष्यालु बना देती थी। सबसे बड़ी राजकुमारी, सबसे बड़ी राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शाही आदेश जारी हो चुका है और महामहिम के शब्द स्वर्णिम हैं। जो शब्द कहे जा चुके हैं उन्हें कैसे वापस लिया जा सकता है? इस समय आपको महाराज को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी राजकुमारी, पूर्वी और पश्चिमी जनजातियों के ज़ियोनग्नु वर्षों से सिंघानिया देश के साथ संघर्ष में हैं। यदि आप इस राजनीतिक विवाह से इनकार करते हैं और महामहिम को बहुत क्रोधित करते हैं, तो क्या होगा यदि महामहिम नाराजगी में आपको ज़ियोनग्नु से विवाह करने के लिए भेज दें? शायद अभी भी कुछ मोड़ आना बाकी है। अगर आप सचमुच शादी नहीं करना चाहते तो महामहिम युवराज से बात क्यों नहीं करते? महामहिम जरूर आपकी मदद करेंगे। बड़ी राजकुमारी ने महिला अधिकारी और दासी की बातें अनसुनी कर दीं। उसके गले में एक गांठ सी आ गई और अचानक वह सम्राट हर्षवर्धन से मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन उसे अर्जुन सेन पसंद नहीं था। उसके साथ क्या गलत था? शाही फरमान मिलने पर उसके दिल में प्रतिरोध से ज्यादा खुशी क्यों थी? उसे मन ही मन थोड़ी खुशी भी हुई। जाहिर है अर्जुन सेन के लिए उसके मन में कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं, बस उस तरह की सूक्ष्म दयालुता से उसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। बड़ी राजकुमारी कभी कभी सोचती, यदि एक दिन उसे अर्जुन सेन जैसा विचारशील और समर्पित पति मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। यदि उस दिन अर्जुन सेन द्वारा सावधानीपूर्वक देखभाल की गई महिला वह थी, तो यह अद्भुत होगा। कोई बात नहीं, चलो वापस जागीर में चलते हैं। अर्जुन सेन का दिल और आंखें पूरी तरह मिस चटर्जी पर टिकी हैं। शायद 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 ही वह मुझसे शादी करने के लिए राजी होगा। राजधानी से सीमा तक की सड़क पर एक उच्च पदस्थ अधिकारी लॉर्ड मेहता को सम्राट हर्षवर्धन से एक शाही आदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें दूत नियुक्त किया गया था। वे शाही आदेश और ईमानदारी का परिचय देते हुए अर्जुन सेन के साथ शांति स्थापित करने जियांगलिंग नगर पहुंचे। इस समूह के लोग अब भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे और कल्पना कर रहे थे कि सेन परिवार के पूर्वज वफादार रहे होंगे और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया होगा। अब सम्राट हर्षवर्धन शांति और समझौते की तलाश में खुद को नीचा दिखा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने सबसे बड़ी राजकुमारी का विवाह अर्जुन सेन से कराने की भी व्यवस्था कर दी थी। क्या इस मामले में कोई निर्णायक मोड़ आएगा? सेन परिवार निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेगा, है न? लेकिन क्या अर्जुन सेन, जिसने सिंघानिया देश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था, वास्तव में सम्राट हर्षवर्धन की शांति की अनिच्छुक अपील को स्वीकार करेगा? इस समय जियांगलिंग शहर के अंदर रात काफी हो चुकी थी। प्रहार 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 प्रहार। तंबू के अंदर अर्जुन सेन बिस्तर पर लेटा हुआ था, सो रही अनन्या चटर्जी को अपनी बाहों में लिए हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सपना देख रहा है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके कानों के पास कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। क्या वो सपना था? आधी रात को इतने भारी कदमों की आवाज कैसे आ सकती है? अर्जुन सेन ने खुद को एक विशाल, शांत जगह में पाया। उसकी आंखों के सामने घोर अंधेरा था। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके कानों में कदमों की आहट और भी साफ होती जा रही थी। फिर कदम रुक गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ ही दूरी पर रुका था और अर्जुन सेन के कान के पास एक आवाज आई। मास्टर ने भविष्यवाणी की थी कि जी युआन युग का नाम 43 में जीवे स्टार के प्रकट होने के कारण निंग राजवंश का उदय होगा। यह जीवे स्टार एक महिला है और उसके अस्तित्व से केंद्रीय मैदानों के एकीकरण की बहुत संभावना है। गुरु ने यह भी कहा कि इस स्त्री को एक कष्ट सहना ही है,
उसका जीवन एक पुरुष से बंधा हुआ है, एक आंतरिक राक्षसी कष्ट। अगर वह इस कष्ट को पार नहीं कर पाए तो वह 24 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। गुरु की आगामी योजना के अनुसार तुम कार्य कर सकते हो। निंग राजवंश। निंग राजवंश कौन सा राजवंश था और मास्टर कौन था? ये सब क्या था? अर्जुन सेन इन बेतुके शब्दों को सुनकर खुद को एक अजनबी सा महसूस कर रहे थे, भ्रमित और समझ पाने में असमर्थ। उनके सामने का दृश्य तेजी से बदल गया। एकदम काली तस्वीर अचानक एक विशाल श्वेत विस्तार में बदल गई। उसने लड़ाई और चीखों की आवाजें सुनी। जैसे ही अर्जुन सेन को ये आवाजें कर्कश लगीं, चीखें शांत हो गईं और शून्य क्षेत्र से एक और आवाज आई, यह विफल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब क्या कर रहे थे? ये फिर कैसे फेल हो सकता है? बेकार, तुम सब बेकार का चरा हो। ये 5वां प्रयास हो चुका है। हमने इतने सारे संपर्क और प्रयास किए हैं और तुम अभी तक उसे मार नहीं पाए। वह तो एक साधारण युवक है, क्या तुम में से इतने लोग उसमें से किसी एक को भी नहीं मार सकते? अगर वह मर गया तो शाही बेटी भी मर सकती है। अगर शाही बेटी मर गई तो मालिक की भव्य योजना को कोई नहीं रोक सकता। यह उग्र आवाज सुनकर अर्जुन सेन के हृदय में अचानक एक लहर सी उठी। उसने अपनी कनपटियां दबाईं, आंखों के सामने छाए धुंध को साफ करने और सब कुछ साफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वक्ता कैसा दिखता है। उस विशाल सफेदी के अलावा वहां और कुछ नहीं था। इंतजार घटित हुआ। दृश्य बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वह क्रोधित अधेड़ व्यक्ति तथाकथित मास्टर से मिलने गया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक जमीन पर गिरकर गुरु को हत्या की असफल साजिश की खबर सुनाई। ये खबर सुनते ही गुरु के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। बार बार की असफलताओं ने उन्हें एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। वे अपने कमरे में लौट आए और 3 दिन और 3 रातों का हिसाब लगाया और अंत में खुशी से हंस पड़े। तो बस इतना ही। उसका भाग्य बहुत बड़ा है और उनकी नियति आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक दूसरे के इतने पूरक हैं। ईश्वर सचमुच मेरी मदद करता है। जल्दी से मेरा दिशासूचक और सूत्र चक्र ले आओ। मास्टर ने गुप्त रूप से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों तथा निंग राजवंश के बीच शिकायतों को भड़काने का आदेश दिया, जिससे उनके बीच एक महान युद्ध हुआ। गुरु ने गुप्त रूप से निंग राजवंश के गुप्त उच्च अधिकारियों और गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे निंग सम्राट को एक ज्ञापन प्रस्तुत करें और उसे युद्ध में भेजने का आग्रह करें। अगर उसे शाही पुत्री से दूर ले जाया जाए तो अंदर बाहर के हमले से उसे मार गिराया जा सकता है। गुरु ने गुप्त रूप से उसके शरीर को 8 टुकड़ों में विखंडित करने का आदेश दिया। उसके सिर को 8 त्रिग्रामों की कियान स्थिति में, उसके हाथ और पैर शून्य स्थिति में और उसकी कमर को जैन स्थिति में दफनाया जाना है, ताकि उसका भाग्य अवशोषित हो जाए, उसकी आत्मा का दमन हो जाए और उसके कर्म स्थानांतरित हो जाएं, जो गुरु की महान योजना में सहायक हो सकते हैं। वह वर्ष पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र तथा निंग राजवंश में उथल पुथल मची हुई थी। दरबार में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर एक युवक से युद्ध में जाने का आग्रह किया। चूंकि शाही पुत्री, जो उत्तराधिकारी थी, ने कड़ी आपत्ति जताई, इसलिए निंग सम्राट को वचन देना पड़ा कि अगर वह युवक बड़ी सैन्य सफलता हासिल करता है तो वह शाही पुत्री से उसका विवाह करवा देगा। इस वचन के लिए वह स्वेच्छा से तैयार हो गया, लेकिन एक बार जाने के बाद वह कभी वापस नहीं लौटा और वह युद्ध अंदर और बाहर दोनों उसे खत्म करने के लिए रचा गया था। उनकी मृत्यु दुखद थी। न केवल उनका नाश हुआ बल्कि उनके कर्म और भाग्य को भी दुष्ट पंचतत्व तकनीकों द्वारा चुरा लिया गया तथा उनकी आत्मा का दमन कर दिया गया, जिससे ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि वे फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन कौन जाने कितना समय बीत गया, शायद 1 साल या शायद बहुत लंबा समय। उसकी मृत्यु के बाद के दिन इतने अलौकिक थे कि उसे याद ही नहीं। उसने अचानक पाया कि उस पर कसी हुई बेड़ियां अब नहीं रहीं। उसे धूपबत्ती से भी मार्गदर्शन मिल रहा था। हर दिन जलती धूप की एक बूंद उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही थी। कई दिनों बाद आखिरकार उसका पुनर्जन्म हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अभी भी जुनून का एक निशान था। हमेशा यह महसूस होता था कि कोई निंग राजवंश की शहर की दीवारों के नीचे उसका इंतजार कर रहा है। तुम निंग राजवंश में पुनर्जन्म लेना चाहते हो?
निंग राजवंश तो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। तुम्हारी आत्मा अधूरी है और यह वंश तुम्हारे भाग्य के अनुकूल नहीं लगता। क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो? अजीब बात है, मुझे याद है कि उन्होंने पुनर्जन्म का रास्ता अपनाया था, यह अचानक आधुनिक समय में कैसे बदल गया? क्या किसी अज्ञात कारण से पंच तत्वों और अष्ट त्रिग्रामों ने उसके भाग्य और कर्म को जबरन अपने में समाहित कर लिया था? अन्यथा उसका जीवन इतना अशुभ क्यों होता, मानो उसे दुर्भाग्य का श्राप मिला हो। उसके बाद के समय में अर्जुन सेन ने धुंध में आधुनिक समय में घटित होने वाली हर घटना का सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह एक धनी परिवार में पैदा हुआ है, उसकी माँ एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी और उसके पिता कपड़ों का व्यवसाय चलाते थे। हालांकि उसके जन्म के 1 साल से भी कम समय बाद एक कक्षा में आग लग गई। उसकी माँ को साइबर धमकाया गया, उनकी आलोचना की गई और अपने छात्रों को बचाने के लिए तुरंत आगे न आने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और अंततः गंभीर अवसाद से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता का व्यवसाय भी ऑनलाइन प्रतिक्रिया से प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1 साल बाद उसके पिता ने एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ उसे चुपके से चिढ़ाती, पीटती और गालियां देती थी। आखिरकार जब उसकी सौतेली माँ गर्भवती हो गई तो उसके जैविक पिता ने इसे एक दुर्घटना बताकर उसे ट्रेन में छोड़ दिया। उसके जन्म के क्षण से ही उसका भाग्य बहुत खराब था। धनी परिवार दिवालिया हो गया, त्याग दिया गया। जरूरी परीक्षाओं के दौरान हमेशा बीमार रहना, अनगिनत दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती थीं। यहाँ तक कि जब उसे अनाथालय भेजा गया और आखिरकार एक दयालु निदेशक से उसकी मुलाकात हुई तो एक तूफान में बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। आधुनिक समय में उन दिनों अर्जुन सेन को संदेह हुआ कि उन पर दुर्भाग्य के देवता का साया है। फिर भी उसने जो वैज्ञानिक सिद्धांत सीखे थे उनसे उसे पता चला कि दुनिया में भूत प्रेत या देवता जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ बस उसकी बदकिस्मती की वजह से था। जब तक आधुनिक समय में जब तक कि उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं हो गई, वह अचानक एक रणनीति प्रणाली से बंध गया।